बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुश आमदेद। कल अपोजिशन ने यह ऐलान किया था कि 31 जनवरी तक अगर वज़ीर आज़म ने इस्तीफ़ा ना दिया तो फिर फरवरी में हम इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च करेंगे। और आज काबीना का इजलास था और उसमें एक तजवीज़ ज़ेर बहस आई कि सेनेट का इलेक्शन मार्च की बजाय फरवरी में करवा दिया जाए। और इसके अलावा सेनेट का इलेक्शन शो ऑफ हैंड से करवाने की तजवीज़ जो है वो कल फवाद चौधरी साहब ने भी उस पर बात की थी और आज भी उस पर बात हुई है। तो ये जो हुकूमत की तरफ से सेनेट का इलेक्शन मार्च की बजाय फरवरी में करवाने की तजवीज़ है, क्या ये अपोजिशन के दबाव का नतीजा है या वाकई ये इससे इसका मकसद कोई बहुत बड़ा आइनी बहरान जो है उसको रोकना है? क्योंकि अगर अपोजिशन कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली से इस्तीफे दे देती है तो इसका मतलब है फिर सेनेट का इलेक्शन मुनक्कद कराना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इस पर आज हम बात करेंगे। इसके अलावा भी कुछ इश्यूज़ हैं। आज वफाकी काबीना के इजलास में पेट्रोलियम क्राइसिस पर भी बात हुई है। तो सवाल ये पैदा होता है कि जो कंपनियां ये क्राइसिस पैदा करने की जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई है। आज हमें गुफ्तगू के लिए ज्वाइन किया है जनाब नदीम अफजल चंद साहब ने, वज़ीर आज़म के मुआविन खसूसी हैं बराए पार्लिमानी अमूर। और राना सनाउल्लाह साहब मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर हैं और जो जलसा हुआ लाहौर में उसके वो निगरान थे, इंचार्ज थे। बाकी तो उसमें साद रफीक साहब भी थे, लेकिन राना साहब जो हैं वो ऊपर सुपरवाइजिंग पोजीशन में भी बैठे हुए थे। और बैरिस्टर मुर्जा वहाब साहब मशीर इत्तलात सिंध हुकूमत, उनसे भी बात करते हैं। चंद साहब ये बताइए कि आप काबीना के इजलास में मौजूद थे, तो ये जो सेनेट का इलेक्शन मार्च की बजाय फरवरी में करवाने की तजवीज़ है कि वाकई बहुत सीरियस तजवीज़ है और क्या ये अपोजिशन के दबाव का नतीजा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए अमन भाई, अपोजिशन तो खुद दबाव में आ गई है, हुकूमत को क्या दबाव में लाएगी। और मेरे ख्याल में इस वक्त सेनेट का इलेक्शन जो शो ऑफ हैंड था, वहाँ डिस्कशन ये हुई कि क्या जो इलेक्शन रिफॉर्म्स के बारे में एजेंडे पे था कि क्योंकि इससे पहले इलेक्शन सेनेट के इलेक्शन में पैसों का इस्तेमाल होता है और ख़रीदो फरोख्त होती है बहुत सारे सूबों में, आपको पता ही है। तो प्राइम मिनिस्टर ने कहा क्योंकि हुकूमत वक्त तो चाहती होती है कि सीक्रेट बैलेट हुकूमत वक्त के फ़ायदे में होता है, लेकिन इसके बावजूद हम चाहते हैं कि शो ऑफ हैंड हो और ये ट्रांसपेरेंट हो। क्या इसकी वजह ये तो नहीं है कि और कुछ इसमें ये भी कुछ सूबाई असम्बलियों में जो आपके पीटीआई के लोग हैं वो शायद आपको वोट देने के लिए तैयार नहीं, नहीं है? मेरे ख्याल में अपोजिशन के जो मेंबर होंगे वो हुकूमत को वोट दे जाएंगी, हुकूमत का मेंबर अपोजिशन को वोट को नहीं देगा। लेकिन अगर सीक्रेट बैलेट हुआ तो हो सकता है दे दे। ये तो देखें, ये इसमें क्या कहा जा सकता है। मैंने खुद सेनेट का इलेक्शन लड़ा है और मुझे नून लीग के लोगों ने वोट दिए थे उस वक्त भी। तो उस वक्त तो राना साहब का एक दबाव भी बहुत था और शहबाज शरीफ साहब का, लेकिन इसके बावजूद नून लीग के लोगों ने मुझे वोट दिए थे, आपको याद है। तो इसका मतलब है कि अपोजिशन जो है वो गवर्नमेंट के खिलाफ वोट दे देती है। अपोजिशन गवर्नमेंट को वोट देती है, ये हुकूमत जो है वो भी ये तो कैंडिडेट्स पे डिपेंड करता है, ये मैं आपको बता दूं। अगर नदीम अफजल चंद अगर अगर कैंडिडेट हो अगर तो नून लीग के वोट भी ले लेता है। कैंडिडेट्स हों तो वोट मिल जाते होते हैं, अच्छा। ताल्लुकात होते हैं, लोग यहाँ पॉलिटिकल कैंडिडेट्स काम आते हैं बजाय टेक्नोक्रेट्स के। हाँ। अगर अब स्काई लैब आ जाएं, अब नून लीग के जिस तरह आए थे एक दो स्काई लैब, उनके वोट कम हो गए तो थे। अभी आपके भी तो जो स्काई लैब आने जेन्युइन वाले हैं। पॉलिटिकल वर्कर होते हैं उनको। आपके भी स्काई लैब आने वाले हैं। हफीज शेख साहब भी सेनेटर नहीं बनेंगे, नहीं, हफीज फैसल शेख साहब साहब तो भी इससे पहले बनेंगे। भी सेनेट का इलेक्शन उन्होंने लड़ा, इससे पहले भी रहे हैं। अच्छा। अच्छा राणा और साहब ये दबाव बताइए। बहरहाल अपोजिशन खुद दबाव में है और राना साहब से पूछें कि वो दबाव क्या है जो इनके अपने ऊपर आन पड़ा। राना सनाउल्ला साहब, ये जो कल अनाउंसमेंट की थी मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कि 31 जनवरी तक अगर हुकूमत ने इस्तीफ़ा ना दिया तो फिर हम फरवरी में लॉन्ग मार्च करेंगे। तो हुकूमत ने कहा है कि हम फरवरी में सेनेट का इलेक्शन करवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट से रजू करेंगे। क्या ये, आप वजीर कानून भी रहे हैं, क्या ये मुमकिन है? नहीं, ये दरअसल जो हुकूमत में कठपुतली बैठी है ना, या कठपुतलियाँ जो हैं, ये उन्होंने ये बात की है जिस बात का आप हवाला कह रहे हैं, हवाला दे रहे हैं। ये अल्टीमेटम जो है ये असल हुकूमत को है और ये 31 जो है वो जनवरी तक ये जो उन्होंने ये एक ड्रामा जो है, ये कठपुतली एक टोला जो करप्ट भी है, नाअहल भी है, इंतकाम पे भी यकीन रखता है और मुल्क का जो है वो बेड़ा भी गर्क कर रहा है। तो इसको अगर लपेट लें तो अच्छी बात है और उसके बाद जो है इस मुल्क में फ्री और फेयर इलेक्शन करवाए जाएं। और अगर नहीं होगा तो फिर ये बात मेरी नोट फरमा लें नदीम अफजल चंद साहब कि ये लॉन्ग मार्च हर कीमत पे होना है
और इस लॉन्ग मार्च के का ख़ात्मा जो है वो इस्तीफ़ों पे होगा, किसी और चीज़ पे नहीं होगा। वो नहीं, इस्तीफ़े कितने होते हैं? नहीं, अगर वो अगर 150 होता है, इलेक्शन, वो 100 होता है, लेकिन होगा इस्तीफ़ों पे। लेकिन आना साहब अगर और उसके बाद पूरे मुल्क में एक एहतजाजी जो है वो तहरीक जो है वो बपा होगी। जिस तरह से अब हम जो ये महीना है, ये कोई ये नहीं कि हम इस जलसे के बाद कोई जो है वो कोई आराम करेंगे। ये अगले जो है एक महीने में जो ये टाइम है 6 हफ्तों का, इसमें कम से कम जो है वो 8-10 जो है वो बड़े शहरों में जो है वो रैलीज़ होंगी, जिसमें पीडीएम की क़यादत जो है वो लीड करेगी, लोगों को मोबिलाइज करेगी लॉन्ग मार्च के लिए। अच्छा मुर्जा आप साहब, आप क्योंकि सेनेटर भी रहे हैं और आप माहिर कानून भी हैं, तो ये बताइए कि क्या आइन के मुताबिक सेनेट का इलेक्शन जो है वो मार्च की बजाय फरवरी में हो सकता है? देखिए हामिद साहब, जो आज हुकूमत ने ऐलान किया उसके दो हिस्से हैं। पहला हिस्सा तो डेट के हिसाब से है कि किस तारीख को किस महीने सेनेट का इलेक्शन होना चाहिए। ये हुकूमत का इस्तेहकाक नहीं है, हुकूमत का मैंडेट नहीं है। इलेक्शंस एक्ट 2017 बड़ा वाज़ेह तौर पर ये इख्तियार जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को देते हैं, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ये बात तय करता है कि शेड्यूल क्या होगा, किस तारीख को नॉमिनेशन पेपर्स वसूल किए जाएंगे, किस तारीख को स्क्रूटनी होगी, किस तारीख को पोलिंग होगी और किस तारीख को रिटर्न कैंडिडेट्स का नोटिफिकेशन इशू किया जाएगा। तो इसका हुकूमत से सरासर कोई भी ताल्लुक नहीं है। जो दूसरा फैसला इन्होंने किया है कि शो ऑफ हैंड्स के तहत ये चीज़ की जाएगी, इसकी स्पेसिफिक ममानियत है इलेक्शंस एक्ट 2017 की शिक नंबर 122 के अंदर। अगर आप उसको पढ़ें, वो स्पेसिफिकली कहता है कि जो सेनेट के इलेक्शन है वो बाय वे ऑफ सीक्रेट बैलेट होंगे। तो ये जो आज ऐलान वफाकी हुकूमत ने किया है, वो एक बार फिर इसको शो करता है कि ना ये लोग कानून को पढ़ने में बिलीव करते हैं, ना कानून को फॉलो करने में बिलीव करते हैं। इनकी अपनी लॉजिक, अपनी मंतक होती है, बट कानून से इन लोगों का, रूल ऑफ लॉ से इन लोगों का कोई लेना देना नहीं अच्छा, है। आपको याद होगा मुर्जा साहब कि जब 2017 में जब रजा रब्बानी साहब चेयरमैन सेनेट थे, तो उन्होंने एक कमेटी ऑफ द होल बनाई थी, और उसमें भी ये तय हुआ हुआ था कि शो ऑफ हैंड्स होना चाहिए या सीक्रेट बैलेट होना चाहिए। तो अल्टीमेटली यही फैसला हुआ था कि सीक्रेट बैलेट ही होगा। और वो जो कमेटी थी उसमें जो फैसला किया गया था कमेटी ऑफ द होल, उसमें शिवली फराज साहब भी थे और नुमान वजीर साहब भी थे। देखिए हामिद साहब, इसमें दो चीजें समझने की जरूरत है। एक तो कमेटी ऑफ द होल के फौरन बाद इलेक्शंस एक्ट को जो है सेनेट ने और कौमी असेंबली ने पास किया था, ताकि इलेक्शन जो है फ्री एंड फेयर, ट्रांसपेरेंट तरीके से कराए जा सके और इलेक्शन कमीशन को एम्पावर किया जा सके। इसलिए वो 2017 का इलेक्शंस एक्ट पास किया गया था, जिसके अंदर तमाम इख्तियारात जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के हवाले किए गए थे। तो ये इसी पार्लियामान ने इख्तियारात इलेक्शन कमीशन को दिए हैं। वफाकी हुकूमत का ये इख्तियार नहीं है, उनका मैंडेट नहीं है। तो मुझे नहीं समझ आता कि इस बेसिस पे ये लोग ऐलान लेकिन करते हैं, ये समझते हैं। वफाकी हुकूमत कह रही है कि हम सुप्रीम कोर्ट से रजू करेंगे। देखें, ये हमेशा बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है कि जो सियासी मामलात होते हैं, पार्लियामानी मामलात होते हैं, उसको पार्लियामान को तय करना है। ये हर चीज को सुप्रीम कोर्ट के अगर हवाले कर देंगे तो वजीर आजम को चाहिए वो भी घर चले हैं, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को कहें वो हुकूमत चला लें, पार्लियामान को ये बंद कर दें। भाई पार्लियामान मौजूद है, उसका काम है लेजिस्लेट करना। उसने लेजिस्लेट करते हुए सेक्शन 122 ऑफ द इलेक्शंस एक्ट में इस बात को तय कर दिया कि दिस विल बी डन बाय वे ऑफ सीक्रेट बैलेट। तो ठीक अगर है। आप इसको चेंज करना चाहते हैं और आपको पता है कि आपके पास नंबर्स मौजूद हैं, क्योंकि आप तो कहते हैं कि आप एक मुस्तहकम हुकूमत हैं, तो अमेंडमेंट मूव करके देख लें कानून के अंदर। जी आप अमेंडमेंट मूव नहीं करेंगे, लेकिन बार बार अदालत को हुकूमती मामलात में, पार्लियामानी मामलात में, सियासी मामलात में आप धकेलते हैं। मैं समझता हूँ गलत चीज है। हमारे सियासतदानों को सीखना चाहिए, समझना चाहिए कि हमारे सियासी मामलात, पॉलिटिकल मामलात, पार्लियामानी मामलात को हल करने का तरीका हमारे आइन ने पार्लियामान को दिया है। जी इसको प्लीज किसी और जगह पर हल करने की जरूरत नहीं है। जी। नदीम अफजल चंद साहब, ये जो आइन का आर्टिकल 218 है, उसके तहत भी जो कोई भी इलेक्शन है, ख्वाह वो सेनेट का हो, कौमी असेंबली का हो, यकीनन उसका इनेकाद इलेक्शन कमीशन ने करना है। तो आप सुप्रीम कोर्ट को बीच में क्यों ला रहे हैं? यकीनन इलेक्शन कमीशन का काम है, लेकिन इससे पहले लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन में सुप्रीम कोर्ट एक डिसीजन दे चुकी है। बहुत सारी आज डिस्कशन हुई। मैं कोई इतना लॉ की अथॉरिटी नहीं हूँ, लेकिन देखना यह है कि क्या सुप्रीम कोर्ट को रेफरेंस भेजना है
ये एक तजवीज़ है, अभी फाइनल नहीं हुआ, ये एक तजवीज़ ये आई। मैं एक सवाल पूछ सकता हूँ? नहीं, मैं एक अमेंडमेंट की तजवीज़ भी आई, ये सारी चीज़ें डिस्कस हुई और ये तजवीज़ भी आई कि अपोजिशन से बैठ के बात कीजिए। अपोजिशन जो इलेक्शन रिफॉर्म से आती है तो अपोजिशन से बैठ के भी बात की जाए। तो अपोजिशन ने अपोजिशन तो इनकार कर दिया ना, वो तो नहीं आएगी। देखिए, अपोजिशन एक तरफ से इनकार करती है, एक तरफ से डेमोक्रेसी की बात करती है, दूसरी तरफ राना साहब की आपने बात सुनी कि हम असल हुक्मरानों को कह रहे हैं कि इस हुकूमत को फारग करें, यानी कि एक गैर जमहूरी तरीके से हुकूमत को फारग करवाना चाहते हैं। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी से जो शहीद मोहतरम बेनज़ीर भुट्टो का और मियाँ साहब का साइन शुदा डॉक्यूमेंट्स है, उसकी वायलेशन खुद खड़े होकर अब कर रहे हैं। किसको मैसेज देना चाहते हैं? चार्टर डेमोक्रेसी की मिथ क्या है? उसमें ये नहीं है कि नून लीग या पीपल्स पार्टी की हुकूमत होगी तो फिर चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पे अमल होगा। डेमोक्रेटिक सिस्टम को, जमहूरी निज़ाम को, कोई भी जमहूरी हुकूमत को उसको मुकम्मल करने का मौका दिया जाए। अच्छा, तो आज राना साहब ने अभी जो अपने बयान में फरमाया, लेकिन मुर्तज़ा साहब आप क्या सवाल करना चाह रहे थे? सवाल कर लें बस। हामिद साहब, मेरा सवाल ये है, क्या कानून में तरमीम करने की इजाजत सुप्रीम कोर्ट को है, किसी अदालत को है? नहीं क्या ये प्योरली इस्तेहकाक पार्लियामान का है? जी, इस बदकिस्मती से इस मुल्क में ऐसा होता रहा है, लेकिन ये तरमीम तो पार्लियामान नहीं करनी है, ये पार्लियामान की हक है। लेकिन रेफरेंस दायर करना, मेरी बात सुने, किसी इशू के ऊपर, इंटरप्रिटेशन के ऊपर या कोई ऐसा रेफरेंस दायर हुकूमत कर सकती है, वो तो कानून के मुताबिक है। अच्छा राना साहब, अब आपसे मेरा यही सवाल है कि अगर आप ये मुतालबा कर रहे हैं कि जो हुकूमत है वो इस्तीफ़ा दे, और अगर इस्तीफ़ा नहीं देगी तो फिर जो है पूरे मुल्क में एहतजाज होगा, तो सवाल मेरा आपसे ये है कि अगर हुकूमत इस्तीफ़ा नहीं देती तो फिर क्या होगा? आप ज़बरदस्ती तो नहीं ले सकते इस्तीफ़ा। जी, फिर एक जमहूरी तरीका जो है वो एहतजाज का तरीका है। हम इस बुराई के ख़िलाफ़ जो है वो भरपूर प्रोटेस्ट करेंगे। पूरे मुल्क में जो है वो हम अपनी तहरीक को जो है वो भरपूर तरीके से चलाएंगे। और ये जो बुराई है, इस बुराई को ख़त्म होना चाहिए। इस बुराई की वजह से 70-72 सालों से मुल्क जो है वो आगे नहीं बढ़ रहा, तरक्की नहीं कर रहा, और हमारे मसाइल जो हैं वो गंभीर होते जा रहे हैं। और हम उस पोजीशन को पहुंच चुके हैं कि ये गलतियां जो हम 70 सालों में दोहराते रहे हैं वो अब दोबारा दोहराने के काबिल नहीं है। और अगर ये दोबारा ये गलतियां जो है अगर ये परसिस्ट करती हैं तो खुदा ना खास्ता जो है वो मुल्क का वजूद ख़तरे में जा सकता है। तो इसलिए अब ये मुतालबा है कि सिविलियन बालादस्ती और आवाम के फ़ैसले को तस्लीम करने का जो असूल है, जो कि असल जमहूरियत है, जो कि असल आइन की बुनियाद है, उसको तस्लीम कर लिया जाए और उसके बाद जो है वो आगे बढ़ा जाए। इस मुल्क में इलेक्शन फ्री और फेयर हो, उसके बाद ठीक है, नदीम अफजल चंद साहब की जब बात जीत जाएगी तो हम उसको तस्लीम करेंगे। लेकिन एक सवाल, लेकिन 2018 के इलेक्शन जो है वो जिस तरह से हुए हैं ठीक है, वो ना फ्री थे ना फेयर थे, और जो कुछ उनमें हुआ सबको पता। आपका सारा जो इन्हिसार है, हुकूमत गिराने का इन्हिसार आपका लॉन्ग मार्च पे है, तहरीक अदम एतमाद पे नहीं है। तो लॉन्ग मार्च जो है, अगर वो सेनेट का इलेक्शन फरवरी में आ जाता है तो फिर आप लॉन्ग मार्च की डेट तब्दील कर सकते हैं। देखें, मामला ये है कि ये कल जो पीडीएम की सरबराही मीटिंग हुई है, तो वहाँ पे जो कायदीन हैं पीडीएम के, जो मैंने उनकी गुफ्तगू सुनी है, ये गलत तस्सर है कि इस तहरीक का कोई सेनेट के इलेक्शन से कोई तल्लुक़ है। अच्छा। या ये तहरीक जो है ये सेनेट के इलेक्शन होने या ना होने की सूरत में या आगे पीछे होने की सूरत में जो है ये तहरीक जो है वो अपना जो है वो कोई प्रोग्राम जो है वो तब्दील करेगी। इस तहरीक का सेनेट के इलेक्शन से कोई तल्लुक़ नहीं है। सेनेट का इलेक्शन फरवरी में हो जाए, सेनेट का इलेक्शन मार्च की बजाय अप्रैल में चला जाए, इस तहरीक का जो है वो एक ही मुतालबा है, और वो मुतालबा ये है कि इस मुल्क में फ्री फेयर इलेक्शन करवाए जाएँ और अवामी मैंडेट की हामिल हुकूमत जो है वो इस मुल्क को रूल करे, और उसके साथ सब तावन करेंगे, अपोजिशन भी करेगी और जो लोग हुक्मरान होंगे वो तो करेंगे ही करेंगे। ये हुकूमत जो है ये एक साजिश के तहत और एक जो है बाकायदा जो है वो एक ऐसा प्रोग्राम तरतीब दिया गया जिसमें बहुत सारी कुव्वतें शामिल थीं, और उसके बाद जो है ये एक कठपुतली जो है वो टोला जो कि इंतकाम और करप्शन में और हर बेअसूली में जो है वो गर्क है, उसको जो है वो बैठाया गया है मुल्क के ऊपर, जो मुल्क के लिए बड़ा नुकसानदेह है।
अच्छा, अब इसमें मुर्जा वहाब साहब एक सवाल पैदा हो रहा है पीपल्स पार्टी के हवाले से। आज तो बिलावल साहब ने कहा है कि जो हमारे इस्तीफे होंगे वो एक एटम बम होगा, लेकिन वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं उन्होंने भी आज कुछ बातें की हैं, जरा सुने वो क्या कह रहे हैं। आपका इत्तेफाक है इस्तीफों पर और आप वाकईतन संजीदा है, तो फिर 31 तारीख को आपके इस्तीफे स्पीकर के पास पहुंचने चाहिए, ना कि क़यादतों के पास। लॉन्ग मार्च पर भी अभी तक पीडीएम में इत्तेफाक नहीं है। कहा गया 1 फरवरी को पीडीएम का इजलास बुलाया जाएगा और उसमें तबादला ख्याल के बाद फैसला किया जाएगा और तारीख दी जाएगी। जी, ये मुर्जा साहब मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि ये तासुर फैला रहे हैं कुछ लोग इंक्लूडिंग सम फेडरल मिनिस्टर्स कि पीडीएम में इस्तीफों के मामले पे इत्तेफाक नहीं है, खास तौर पे पीपल्स पार्टी जो है वो रिलक्टेंट है इस मामले पे। मीर साहब, मैं समझता हूँ चेयरमैन पीपल्स पार्टी के बयान के बाद कोई दूसरी राय रहती नहीं है। माजी में यही पीटीआई के वुज़रा ने पीपल्स पार्टी के हवाले से और बातें की थी कि वो पीडीएम का हिस्सा नहीं बनेंगे, जलसे जुलूस में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। आपने देखा कि सारी पीपल्स पार्टी ने किस यकजहती के साथ इस तमाम मूवमेंट में हिस्सा लिया। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जब खुद बीमार हुए कोरोना वायरस से, उन्होंने अपनी बहन को मुल्तान भेजा ताकि ये जो सॉलिडारिटी है, ये जो कॉमन मैसेज है पाकिस्तान की मैसेज को, वो जाना चाहिए और हम आज भी उस बात पर खड़े हैं। मुझे हैरत इस बात पे होती है मीर साहब कि इस्तीफों के ऊपर तंज वो लोग कर रहे हैं जिन लोगों ने इस्तीफे अपने 2 साल बाद वापस लिए थे, 1.5 साल बाद वापस लिए थे, तमाम तनख्वाहें अपनी इतनी इस्तीफा लेने के बावजूद, तमाम मराद को एंजॉय किया था इस्तीफा देने के बावजूद। तो मैं समझता हूँ इनको तंज नहीं करना चाहिए इसके ऊपर। पीडीएम की पॉलिसी पीडीएम बनाएगी, वजीर खारजा साहब नहीं बनाएंगे और आप देखिएगा कि वो पॉलिसी वही होगी जो अवाम दोस्त होगी और पाकिस्तान की अवाम के बेहतरीन और वसीतर मफाद में होगी। अच्छा, अब चंद साहब आज कबीना के इजलास में पेट्रोलियम क्राइसिस पे भी बात मैं एक इस्तीफों में बात करना चाहता हूँ। जी, जिस पीपल पार्टी को मैं जानता हूँ वो पार्लियामान को डिरेल नहीं होने देगी, पार्लियामान को कभी इस्तीफा नहीं देंगे, नून लीग के कहने पे कम अज कम नहीं देंगे। अच्छा चलें, ठीक है। तो आज कबीना के इजलास में आप मौजूद थे, वहाँ पे जो पेट्रोलियम क्राइसिस है उस पर भी बात हुई है, एक पेट्रोलियम बहरान पे जो भी पेश की गई और उसमें एक कमेटी बन गई है 3 वुज़रा की जो जायज़ा लेगी कि कार्रवाई कैसे होनी है। आप नाज़रीन जानते हैं कि इस मामले पे हमारे साथी हैं शाहज़ेब खानज़ाद साहब, उन्होंने इसको बहुत फॉलो अप किया। तो शाहज़ेब खानज़ाद साहब से इस पर बात करते हैं। बहुत शुक्रिया शाहज़ेब खानज़ाद साहब। ये बताइए कि जो पेट्रोलियम क्राइसिस का जो मामला है इस पर आज वफाकी कबीना में भी बात हुई, एक 3 वुज़रा की कमेटी भी बना दी गई है। तो जिन कंपनियों पर इल्ज़ाम आ रहा है कि उन्होंने ये गड़बड़ किया है, आपकी क्या मालूमात हैं और क्या तज्जिया कि इन कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही और कौन इनको सपोर्ट कर रहा है? आमिर साहब, कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है और हुकूमत मुसलसल ये कह रही थी कि इन कंपनीज के खिलाफ कार्रवाई होगी जब ये तहकीकाती रिपोर्ट सामने आएगी। फिर अदालत की तरफ से हुक्म आया और फिर तहकीकाती रिपोर्ट ये सामने आई है और ये बहुत ज़्यादा लंबा टाइम हो गया, 6-7 महीने इस क्राइसिस को हो गए हैं। और आपको याद होगा जब ये क्राइसिस आया तो उस वक्त मुसलसल ये सवाल हो रहा था कि जी दुनिया भर में तो इंटरनेशनल प्राइसेस इतनी गिर गई हैं कि तेल ही तेल है और ख़रीदार नहीं है। पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जहाँ पर ख़रीदार मौजूद हैं और तेल नहीं है, तेल की शॉर्टेज हो गई है। तो उस वक्त नदीम बाबर साहब बता रहे थे कि जी हम जो फ्लोटिंग स्टोरेज है उसमें भी बहुत सारा तेल जमा कर रहे हैं, पाकिस्तान के लिए लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स भी कर रहे हैं ताकि पाकिस्तान को सस्ता तेल मिले, क्योंकि ये नीचे कीमतें आई हैं, ये मुसलसल नहीं रहेंगी। अप्रैल मई में वो ये दावे करते रहे और फिर जून में ये बहुत बड़ा क्राइसिस आ गया। और फिर क्राइसिस भी ऐसा था कि जो तेल बेचने वाली कंपनियां हैं आबिद मीर साहब, वो अगर कोई मोटरसाइकिल में भी तेल भरवाने जाता था तो वो कहते थे जी नॉर्मल तेल नहीं है हमारे पास, आपने भरवाना है तो हाई ऑक्टेन भरवा ले। और हाई ऑक्टेन 150 रुपए पे रखा हुआ था, 40 से 50 रुपए की कीमत में फर्क था और गरीब आदमी को भी 150 रुपए का तेल भरवाना पड़ रहा था। और सिर्फ प्राइवेट कंपनीज नहीं कर रही थी ये काम, पीएसओ भी इतना ही महंगा हाई ऑक्टेन लोगों को बेच रही थी। अरबों रुपए का यह गबन हुआ। 3 काम थे जो इस वजारत में, जो इस रिपोर्ट में भी बताए गए हैं, वजारत पेट्रोलियम के थे। एक ये कि इस बात पर तवज्जो रखे कि जो 20 से 21 दिन का स्टॉक है वो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के पास मौजूद है या नहीं है, वो नहीं था और इस पर तवज्जो नहीं रखी गई। दूसरा सवाल यह था कि रिफाइनरीज से, क्योंकि लोकल डिमांड बहुत नीचे चली गई थी, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज उठा रही हैं या नहीं उठा रही हैं अपना स्टॉक, उस पर भी तवज्जो नहीं रखी गई। और बाद में यह किया गया कि नहीं उठा रही थी तो इंपोर्ट पर पाबंदी लगा दी, जिस पर यह कह रहे हैं कि जी जब इतनी कम कीमतें थी
इंटरनेशनल मार्केट में इतनी कम कीमतें थी, बजाय इसके कि पाकिस्तान इसका फायदा उठाता, उस मौके को भी जाया कर दिया गया। तो वजारत पेट्रोलियम मुकम्मल तौर पर नाकाम हुई है, जिसका इस रिपोर्ट में वाज़े तौर पर जिक्र किया गया है अपनी जिम्मेदारी निभाने में। ऑयल मार्केटिंग कंपनी, जो तेल बेचने वाली कंपनियां हैं, उन्होंने भरपूर फायदा उठाया, अपने स्टॉक्स मेंटेन नहीं रखे। किसी ने अपना जहाज आ गया था तो जहाज को पोर्ट पर नहीं लगाया ताकि जैसी कीमतें बढ़े तो उसको फायदा हो जाए। अरबों रुपए का यह घपला हुआ। हाई ऑक्टेन की मद में अवाम की जेब से पैसे निकलते रहे। अवाम को यह बताया गया कि इंटरनेशनल मार्केट में तेल की कीमतें जो इतनी नीचे गई हैं, अब पाकिस्तान के लिए हम पूरी प्लानिंग कर रहे हैं कि अगले 1.5-2 साल पाकिस्तान को सस्ता तेल मिलेगा, क्योंकि यहां पर कीमतें बहुत ज्यादा नीचे ये परमानेंट बुनियादों पर नहीं गई हैं। उस हिसाब हवाले से कुछ नहीं किया गया। एलएनजी की कीमतें नीचे थी। हम सितंबर से बार बार कह रहे हैं वजारत पेट्रोलियम से कि ये कीमतें बढ़ रही हैं, ग्लोबल डिमांड बढ़ रही है, उसके लिए कुछ नहीं किया। अब आप जनवरी का टेंडर देख लें कि पहले तो शुरू के 20 दिन में कोई देने नहीं आया, एलएनजी का कोई सप्लायर नहीं मिला। फिर इमरजेंसी का जो टेंडर किया है, जून जुलाई अगस्त में जो 10 से 12% की कीमत मिल रही थी, अक्टूबर तक भी आपको 12.5% तक पर ब्रेंट ऑयल का एलएनजी मिल रही थी। अब 40 से 44% की इमरजेंसी टेंडर में ऑफर आई हैं। अरबों रुपए का नुकसान है। पहले पेट्रोल में नुकसान किया, जिसकी ये रिपोर्ट गवाही दे रही है कि किस तरीके से ऑयल मार्केटिंग कंपनीज ने कमाया, अवाम का पैसा जाया हुआ, सस्ती कीमतों का फायदा नहीं उठाया, तेल नहीं मंगाया, और एलएनजी की मद में अरबों रुपए का नुकसान हो रहा है। और पाकिस्तान को शर्मिंदगी अलग हो रही है कि ग्लोबल मार्केट में जा रहा है मगर एलएनजी का कोई सप्लायर नहीं है। इतनी महंगे टेंडर्स, इतनी महंगी ऑफर्स आज तक एलएनजी के टेंडर्स की स्पॉट मार्केट की हिस्ट्री में नहीं आई हैं, जो पाकिस्तान को मिल रही हैं। और पाकिस्तान इस वक्त फंस गया है कि जनवरी में जब बहुत ज्यादा सर्दी होगी, एक तो एलएनजी नहीं होगी, गैस नहीं होगी, और जो अवेलेबल है वो इतनी हाई कीमतों पर है कि अगर लेते हैं तो अरबों रुपए का और नुकसान होगा, जो नवंबर, दिसंबर, अक्टूबर में पहले ही वजारत कर चुकी है। बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं नदीम अफजल चंद साहब से पूछूंगा कि कुछ वुज़रा ने भी आज ऐसी ही बातें की हैं जो शाहजेब साहब कर रहे थे, और कहाँ पे की हैं? काबीना के इजलास में। और नदीम बाबर साहब जवाब दे सके या नहीं दे सके, ये इनसे पूछते हैं वक्फे के बाद। कैपिटल टॉक में दोबारा खुशामदीद। वक्फे से पहले हम बात कर रहे थे शाहजेब खानजादा साहब से, और उन्होंने आपको बताया कि कैसे पाकिस्तान में कुछ जो ऑयल कंपनियां हैं उन्होंने कुछ इक़्तिदार में बैठे हुए अपने कोलैबोरेटर्स के साथ मिलकर अरबों रुपए की लूट मार कैसे की है। नदीम अफजल चंद साहब, आज इस पर वफाकी काबीना के इजलास में बड़ी तफसील से बात हुई है। कुछ वफाकी वुज़रा ने भी ऐसी ही बातें की हैं जैसी कि शाहजेब साहब कर रहे थे। तो जो नदीम बाबर साहब हैं, ये कोई सेटिस्फाई कर सके प्राइम मिनिस्टर को? देखिए, ये पेट्रोलियम का जो इशू है, ये इससे पहले भी कई दफ़ा एनर्जी का, पेट्रोलियम का इशू ये कैबिनेट में बहुत दफ़ा डिस्कस हुआ और बड़ी खुल के बातें हुई, सच्ची बात है। और सारे वज़राए ने सवालात भी किए और मुतलका वज़रा ने जवाब भी दिए। फिर कमीशन भी बना जब ये पेट्रोलियम की शार्टेज हुई, पेट्रोलियम क्यों मसनूआत की सस्ता क्यों नहीं ख़रीदा गया, स्टोरेज की कंपनीज के पास स्टोरेज कैपेसिटी क्यों। आप देखें ना, इस मुल्क में आज तक जितनी कानून के मुताबिक स्टोरेज कैपेसिटी होनी चाहिए थी वो कंपनीज के पास है ही नहीं। और इस मुल्क में पीएसओ तेल, इस पूरा मुल्क को पीएसओ तेल देती रही और पीएसओ ने 5-6 अरब का नुकसान किया है, क्योंकि दूसरी कंपनी जो थी, प्राइवेट कंपनीज, वो नहीं तेल मंगवा रही थी, उनको पता था तेल महंगा होना था। इसमें तो अब आया है, इसमें जो भी इन्होंने रिपोर्ट आई है, आज उसके ऊपर 3 मिनिस्टर्स की ड्यूटी लगाई है कि आप इसको 3 मिनिस्टर्स की कमेटी बनाने का मतलब नदीम बाबर पर अदम एतमाद नहीं है? देखिए, ये आपकी राय हो सकती है। मेरे ख्याल में तो मेरा तो सवाल है। नहीं, मेरे ख्याल में, मैं चलो आपका सवाल है, मैं इसके जवाब आपने, मेरे ख्याल में प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा है कि आप बताएं रिपोर्ट की डिटेल स्टडी करके कि सही इसके ऊपर हम रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करें। खा कोई ब्यूरोक्रेट है, खा कोई मिनिस्टर है, खा कोई प्राइवेट कंपनीज हैं, ये फिक्स होगी रिस्पॉन्सिबिलिटी। और उस कमीशन में मैं वो एडिशनल डायरेक्टर FIA थे जो प्रेजेंटेशन दे रहे थे, बड़ी जानदार उन्होंने प्रेजेंटेशन दी है। और मैं से बताऊँ, पाकिस्तान की तारीख में काबीना के इजलास में प्रेजेंटेशन दी है। हाँ, पूरी इस FIA ने दी है। और इसके ऊपर वो फिर उसको बाद जो है वो मिनिस्टर्स की ड्यूटी इसीलिए लगाई गई है ना। बहुत चीज़ें थी जो मुबम भी थी, तो उनको क्लियर करने के लिए ये केस नैब इस पर नोटिस ले सकती है। अच्छा, हंस पे हो। नहीं, नैब देखिए, जो भी तारीख में जो भी कमीशन बने हैं या जो चीज़ें आई हैं जो पड़ी होती हैं, लेकिन एक क्रेडिट तो आप दें मौजूदा हुकूमत को कि इससे पहले तो कभी इस तरह के कमीशन नहीं बनते थे। हाँ। ये ऑयल माफिया या दूसरे माफियाज के खिलाफ जो बड़े बड़े माफियाज आज तक बताएं कभी कमीशन बना है?
अच्छा, मैं राणा और एक सनाउल्लाह साहब कमीशन से बना पूछता है, तो ये फिर अपनी हुकूमत के होते हुए अपनी हुकूमत के दौरान अपनी कोई ऐसा नुकसान और उसके ऊपर कमीशन इंडिपेंडेंट बना देना और फिर उसकी रिपोर्ट जो है वो कैबिनेट में ओपनली डिस्कस होना, ये कोई आम चीज नहीं है जी। राणा साहब, इसका क्या आपके पास इसका जवाब है? क्रेडिट आप दें। ये पहली हुकूमत है जो अपने लोगों के खिलाफ कमीशन बना देती है और फिर उनके खिलाफ कार्रवाई होती है, ये नहीं होती, ये मुझे नहीं पता, लेकिन कमीशन बनाती है। ये मीर साहब देखें, इस तरह की हुकूमती लेवल पे डकैतियाँ जो हैं वो बराह रास्त आवाम के साथ, ये इससे पहले कभी हुई नहीं है, इसकी कोई तारीख ही नहीं है। अब आप देखें कि ये जो जिस तरह से शाहजेब खानज़ादा साहब ने बात की है, हुकूमती इख्तियार को बर वक्त इस्तेमाल ना करने या गलत तौर पे इस्तेमाल करने की बुनियाद के ऊपर ये सारी डकैती जो है वो हुई है और आम आदमी के साथ हुई है। अगर आप चीनी डकैती को देखें तो वहाँ पे भी यही कुछ हुआ है। अगर आप अद्वियात की डकैती को देखें तो वहाँ पे भी यही कुछ हुआ है। आटा डकैती, गंदम के मामलात को देखें तो वहाँ पे भी यही कुछ हुआ है। अब मामला ये है कि इनकी जो ATMs हैं, ये जो इनके हुकूमत में बैठे लोग हैं, उनके पीछे जो लोग हैं फंड्स देने वाले, चंदे देने वाले, ATMs, वो इन इख्तियारात को मौके के ऊपर जो है वो या तो इस्तेमाल होने नहीं देते या गलत फ़ैसले करवाते हैं और उसकी बुनियाद के ऊपर जो है वो ये फिर डकैतियाँ जो है वो होती हैं और आम आदमी की जेब से बराह रास्त जो है ये पैसा जो है ये लूटा गया है। और एक एनालिसिस के मुताबिक तकरीबन ये कोई पिछले 1 साल में जो ये काम हुआ है 3-4 जगह पे, ये कोई 2,500 अरब रुपया आम आदमी की जेब से जो है वो निकाला गया है। अब आप देखें कि ये करप्शन ये करते हैं, मुकदमा जो है वो हमारे खिलाफ बनाते हैं, कोकीन और हीरोइन पीते ये खुद हैं, मुकदमा तो हमारे खिलाफ बनाते हैं और जब हम कहते हैं कि ये मुकदमा तो वापस लो तो कहते हैं कि ये NRO है। राणा साहब, बगैर सबूत भाई के ये कैसा इल्जाम ना NRO लगाएं। है? ये वैसा ही इल्जाम है जैसा कि आप पे हीरोइन का स्कैंडल इल्जाम लगाया गया, वैसे ही इल्जाम आप लगा रहे हैं। राणा साहब मेरी बात सुनिए नहीं ना, नहीं तो फिर अगर मैं वो कहूँ कि उसको वापस लो तो फिर ये NRO है। राणा साहब, यानी अगर झूठा मुकदमा, जाली मुकदमा जो है, अगर हम कहते हैं कि इसको वापस लो तो कहते हैं ये NRO है। राणा साहब देखिए बात ये है कि ये जो अद्वियात डकैती हुई है, नदीम अफजल चंद साहब, आप इन डकैतियों में शामिल नहीं, आप इनको डिफेंड ना करें। ये बहुत बड़े डाकू हैं, ये अरबों से कम डकैती नहीं करते ये। अच्छा, इस पे मुर्जा बाब साहब, यानी 100 राणा साहब आप रेफरेंस लेके जाए ना, नैब के अंदर जाएं, आप रेफरेंस लेके क्यों नहीं जाते? रेफरेंस किसके पास लेके जाएं? वो रेफरेंस जब लेके जाते हैं उसके पास सुप्रीम कोर्ट जाएं, हाई कोर्ट, वो जाएं, चेयरमैन नैब के पास जाते हैं। बात सुने, आप जब वो रेफरेंस ले नैब के जाएं, फिर आप चेयरमैन के सुप्रीम पास कोर्ट के रेफरेंस पास लेके जाएं। जाते हैं, वो कहते हैं जी वो तैयबा गुल इनके पास बैठी है, ये कहते हैं उसका बयान लेंगे तो मैं पकड़ के अंदर दे देंगे। अच्छा, मुर्जा बाब साहब ये वो बताएं, वीडियो जो आपने उसकी बनाई हुई है किसके पास जाए? वो तो खुद रो रहा है। वो अच्छा, वो मुर्जा कहता है बाब कि साहब, मैं ये यरगवाल साहब हूं, देखें, मुर्जा मेरे साहब ये हाथ बताएं, पीछे बंधे हुए हैं। मुर्जा साहब ये सिर्फ बताएं उस कि वक्त खोलते हैं आपके ख्याल जब में कहते हैं कि ये कोई- अपोजिशन के फलां बंदे का वारंट साइन कर दो। मुर्जा साहब, क्या आपके ख्याल में ये अच्छी चीज नहीं है कि हुकूमत कमीशन बना रही है? आज 3 वुज़रा की कमेटी बनाई है, तो कुछ ना कुछ तो चेक एंड बैलेंस का सिस्टम है ना? पकड़ा किसी को नहीं है। देखिए हामिद साहब, इम्पोर्टेंट चीज ये है कि हर चीज का वजीर आजम नोटिस लेते हैं, खुद कार्रवाई डालने के बाद, खुद डकैती करने के बाद नोटिस लेते हैं, फिर कमीशन बनता है, उसकी रिपोर्ट आती है। लेकिन इम्पोर्टेंट चीज ये है कि उस रिपोर्ट के ऊपर इवेंचुअली होता क्या है। अगर चीनी कमीशन रिपोर्ट आई तो क्या चीनी इस वक्त एक आम आदमी को 55 रुपए किलो मिल रही है कि नहीं? अगर गंदम स्कैंडल की रिपोर्ट आई तो क्या गंदम इस वक्त 2018 के रेट पर आ चुकी है? नहीं। अगर अद्वियात स्कैंडल के ऊपर रिपोर्ट आई, बड़ी डिटेल्ड रिपोर्ट आई, किसी वजीर से इन्होंने इस्तीफा भी ले लिया। इंपॉर्टेंट चीज ये, क्या एक आम आदमी को कम रेट्स पर अद्वियात आज भी मयसर है या नहीं है? सिमिलरली तेल के हवाले से बात करें, गैस के हवाले से बात करें, हामिद मीर साहब मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि ये हुकूमत जो है वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट से भरपूर हुकूमत है। वो लोग जिनके जाती मफादात हैं, जिनके मफादात का टकराव है, वो काबीना में बैठते हैं। वो अपनी जेब को फौकियत देने के लिए, अपने इंटरेस्ट को, अपने दोस्तों को, अपनी ATMs को फौकियत देने के लिए आवाम की जेबों के ऊपर डकैती करते हैं। और इस वजह से आप देख सकते हैं कि पिछले 2.5 सालों में इस हुकूमत के खिलाफ कोई 6, 7, 8 बड़े बड़े स्कैंडल आ चुके हैं, जिसके बारे में वजीर आजम खुद एतराफ करते हैं कि वजीर आजम कहते हैं कि मैं कमीशन बनाने पर मजबूर हूं बिकॉज चीनी का बहरान आया। आटे के ऊपर उन्होंने कमीशन बना दिया, ऑयल के ऊपर बना दिया, अद्वियात के ऊपर बना दिया। और मुझे हैरत ये होती है कि माजी में जब हमारी हुकूमत थी तो सुप्रीम कोर्ट सुओ मोटो ले लेता था,
नैब को अंदर फौरन कॉग्निजेंस लेके कार्रवाई हो जाती थी, वुज़रा को गिरफ्तार कर लिया जाता था। अब इस तरह की कोई चीज आपको नजर नहीं आती। तो प्रॉब्लम यह है, मैं खुश उस दिन होऊंगा जब वजीर आजम के नोटिस लेने के बाद, कमीशन की रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई होगी और जिन लोगों ने पाकिस्तान की आवाम के वो अरबों रुपए लूटे हैं उनको गिरफ्तार करके सजा दी जाएगी। एक ब्रेक, ऑप्टिक्स को ब्रेक के एड्रेस बाद करने दोबारा के मिलते लिए हैं। कैपिटल टॉक में दोबारा खुशामदीद। वक्फे से पहले हम बात कर रहे थे पेट्रोलियम क्राइसिस के बारे में, जो एक रिपोर्ट पेश हुई है वफाकी कबीना के इजलास में, उस पर आज बहुत बहस हुई और प्रेजेंटेशन दी गई FIA के एक ऑफिशियल की तरफ से वफाकी कबीना को। और जब वो प्रेजेंटेशन दी जा रही थी तो जो नए वजीर दाखिला हैं शेख रशीद साहब, उन्होंने 2-3 मरतबा उसको रोका कि बस करो भाई, लेकिन वो FIA का ऑफिशियल जो है उसने पूरी ब्रीफिंग दी, जिसकी वजह से फिर बाद में वुज़रा ने बहुत से सवालात किए। और लगता ये है कि अगर ये जो वुज़रा की जो कमेटी है, जिसमें कि शफकत महमूद साहब हैं, शीरी मज़ारी साहब हैं और असद उमर साहब हैं, इसकी जब रिकमेंडेशंस आएंगी तो उसके खिलाफ यकीनन ज़िम्मेदार अफराद के खिलाफ कार्रवाई होगी। और चंद साहब, आपको क्या लगता है कि मामला अरबों का है या खरबों का है? देखिए, एक तो ये मैं आपकी बात से इत्तेफाक नहीं करता कि कैबिनेट में ब्रीफिंग FIA का बंदा दे रहा और मिनिस्टर रोक के, मिनिस्टर की इजाज़त से ही रिपोर्ट होती है। अच्छा। और दूसरी ये बात जो है ना कि अब कमीशन के ऊपर फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनी है तो इस पर क्लियर हो जाएगा। और हुकूमत चाहती मामला है, अरबों का है कि हुकूमत खरबों उसके ऊपर मिट्टी नहीं डालेगी, वो जो मिट्टी नहीं पाई जाएगी। FIA की जो प्रेजेंटेशन है उसके मुताबिक तो मामला खरबों का लगता है। देखें, अभी FIA ने आज दिया, अभी FIA रिपोर्ट आई, अब मिनिस्ट्रियल कमेटी मेरे ख्याल हफ्ते डेढ़ में फैसला हो जाएगा। ठीक और इस पे बहुत सारे अभी एडवांस कबल वक्त जिस तरह सोशल मीडिया पे चल रहे एक एक पैरा को लेके लोग, मेरे ख्याल में जब रिपोर्ट प्रॉपर पब्लिक होगी, जब इन प्लेस आएगी तो फिर उसके ऊपर कार्रवाई तो ज़रूर होगी। ऐसी रिपोर्टें दबी तो नहीं जा सकती ना। ठीक है। और अच्छा, ये आप देख लें, इससे पहले भी पेट्रोलियम देखें, स्टोरेज कैपेसिटी जो है वो कोई इस हुकूमत से पहले भी यही कंपनीज थी ना, आज तक किसी ने स्टोरेज कैपेसिटी बनाने की कोशिश की? चलो देखते आज हैं तक किसी ने, अब कैपेसिटी में तो कितना किसी ने इजाफा कंपनी को इतना जुर्माना किया जो अब होगा नहीं, कुछ को हुआ भी है। अच्छा, कुछ होगा। को हुआ भी है और कुछ होगा इस रिपोर्ट की बात में, जो जिन्होंने 50 तेल लाख नहीं से। मंगवाया उसको जरूर होगा। अच्छा, राना सनाउल्लाह साहब, आपसे मैंने जरा एक सवाल जरा दूसरा करना है। कल परसों जब जलसा हो रहा था तो आपसे भी कुछ सहाफ़ियों ने जलसा गाह में कुछ एक शिकायत की थी और आपने उनसे माजरत कर ली थी। लेकिन कल जो मरियम नवाज साहब की मीडिया टॉक है उस पर शिबली फराज साहब ने बड़ा एतराज़ किया। जरा सुने मरियम नवाज साहब की गुफ्तगू का वो कौन सा हिस्सा है जिस पे शिबली फराज साहब एतराज़ कर रहे हैं। मेरे लिए बहुत फिक्र अंगेज बात है कि जिस बात का सिरे से वजूद ही नहीं, आपने वो झूठी बात चंद चैनल्स ने चलाई। और मैं आज उन चैनल्स का नाम अभी नहीं ले रही, मैं उनको वक्त दे रही हूँ कि वो इस किस्म के प्रोपेगेंडा से बाज आ जाएं। हम अभी घर से नहीं निकले थे 12 बजे के करीब, तो ये 2-3 चैनल्स ने प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया था। और उसके बाद उन्होंने कि 2000 है, 3000 है, 4000 है, जलसा गाह भर नहीं रही। आपने सच नहीं दिखाया, कुछ चैनल्स ने सच नहीं दिखाया, लेकिन फॉरेन मीडिया जिसमें अल जजीरा भी शामिल है, BBC भी शामिल है, उन्होंने हमारे चंद एलिमेंट्स जो है मीडिया को उसको आईना दिखाया आज। अच्छा राना साहब, ये मरियम नवाज साहब कुछ चैनल्स की बात कर रही हैं, सबकी बात नहीं कर रही, लेकिन इसमें शिबली फराज साहब ने ट्वीट किया कि मरियम नवाज की मीडिया पर इल्ज़ाम तराशियाँ और धमकियाँ उनके इज़हार राय की आज़ादी के दावों की झूठ और बहरूप होने का सबूत है। ये आपका भी यही ख्याल है कि ये कुछ चैनल्स ने ज्यादती की है या इसको इग्नोर करने की ज़रूरत है? देखें, शिबली फराज साहब खुद भी और उनके जो लीडर हैं वो चैनल्स के और एंकर्स के ख़िलाफ़ जो बातें करते रहे हैं, और जिस तरह से उन्होंने जब वो अपोजिशन में थे तो जो गुफ्तगू उन्होंने की है, मेरा ख्याल है शिबली फराज साहब सब कुछ ही भूल गए हैं। मरियम नवाज साहबा ने जो बात की है, देखें ये वाकई उनके लिए ये बड़े अफसोस और दुख की बात थी कि वो उनके कारकुन, वो उनके पार्टी के लोग जो उनके सामने इतने दिनों से मेहनत की है, जिन्होंने भरपूर जो है वो काम किया है, तो उनसे ये बात मनसूब कर दी है कि उन्होंने उनके ख़िलाफ़ जो है वो कोई बात की है या उनकी जो है वो सर्जन्स की है, जबकि ये बात बिल्कुल गलत है। मैं उस मीटिंग में उनके साथ बैठा था। अच्छा, तो ये उन्होंने जो है वो गिला किया है, और इसमें कोई शक नहीं है
कि एक दो चैनल जो हैं जिसका उन्होंने नाम नहीं लिया, तो मैं समझता हूँ कि अच्छा किया। चलें ठीक और उन्होंने वाकई जो है वो 12, साढ़े 12, 1 बजे से शुरू कर दिया था काम अपना कि जी ये हो गया है, वो हो गया है। तो ये थोड़ा मैं समझता हूँ कि गिला करने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन उन्होंने गिला भी बड़े यानी ऐसे अंदाज से किया है कि किसी का जो है वो जिक्र नहीं किया। बिल्कुल ठीक है। अच्छा मुर्जा वाब साहब, अब मैं आप से आखिर में सिर्फ यही पूछना चाह रहा हूँ, क्योंकि आप सेनेट के मेंबर रहे हैं और आप माहिर कानून भी हैं, तो एक तो बात ये है कि जो सेनेटर्स की मुद्दत है वो ख़त्म होनी है 11 मार्च 2021 को रात के 12 बजे तक। तो अगर मुद्दत जो है वो 11 मार्च को रात के 12 बजे ख़त्म होनी है, तो फरवरी में इलेक्शन कैसे हो सकता है? दूसरा, जो आइन का आर्टिकल 226 है 226, वो ये कहता है कि सिवाय वज़ीर आज़म और वज़ीर आला के इलेक्शन के कोई इलेक्शन जो है वो ओपन नहीं होगा, सीक्रेट बैलेट से इलेक्शन होगा। और 218 जो है वो ये कहता है कि ये इलेक्शन मुनक्कद करने का इख्तियार जो है ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का है। तो फिर ये क्या ये बात वाज़े नहीं है कि ये जो प्रपोज़ल है कि इलेक्शन फरवरी में करवाया जाए, ये प्रपोज़ल गैर आइनी है? देखिए, नेचुरली 11 मार्च से पहले पहले इलेक्शन होने की ज़रूरत है। 11 मार्च के बाद वो इलेक्शन नहीं होना चाहिए। तो नेचुरली 11 मार्च से पहले वो 8 मार्च, 9 मार्च, फरवरी की तारीख में हो सकता है। लेकिन डेट तय करने का, डेट का तयन करने का जो इस्तेहकाक है वो प्योरली इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का है, वो वफाकी हुकूमत का है नहीं। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये बात करना थोड़ा सा इनअप्रोप्रिएट वफाकी हुकूमत की तरफ से नज़र आता है। जहाँ तक सेनेट इलेक्शंस की आप बात कर रहे हैं शो ऑफ हैंड वाली हवाले से, देखिए स्पिरिट ये है आईने पाकिस्तान का कि सिर्फ वजीर आजम या वजीर आला जो कि लीडर ऑफ द हाउस है, उनका जो वोटिंग होती है वो शो ऑफ हैंड के जरिए होती है। बाकी तमाम चीज़ों के अंदर सीक्रेसी ऑफ बैलेट को तरजीह दी गई है। और इसीलिए जब पार्लियामान ने 2017 में इलेक्शंस एक्ट को पास किया था, तो उन्होंने सेनेट के इलेक्शंस के हवाले से स्पेसिफिकली सेक्शन 122 में सब सेक्शन 5 में इसको जिक्र किया था कि ये सीक्रेट बैलेट के जरिए ही होगा। तो मैं समझता हूँ ये मामला मुबहिम नहीं है, ये ऐसी चीज नहीं है जिसके ऊपर आपको सुप्रीम कोर्ट की फर्दर गाइडेंस की जरूरत है। पार्लियामान इस मामले के ऊपर फैसला कर चुका है, और अगर इस मामले में आप पार्लियामान से मामला डाइवर्ट करके अदालत की तरफ लेके जाएंगे, तो मैं समझता हूँ ये आप पार्लियामान की बेतौकीरी कर रहे होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मुर्जा वहाब साहब, जनाब राना और नदीम अफजल चंद साहब। और ये जो उनकी राय है मुर्जा वहाब साहब की, बड़ी अहम राय है कि जो सियासी मामलात हैं वो सियासतदानों को, सियासी कूतों को पॉलिटिकल फोरम्स पे तय करने चाहिए, हर मामले में अदालत को इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।